क्या योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और जब हमारा फ्यूचर ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? हाँ। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा, इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? ये देखिए, इसीलिए जब मैं किसी को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ तो कोई भी आदमी एग्जैक्टली उस समय की घटना को बिल्कुल एक फिल्म की तरह देख रहा होता है। अच्छा, तो सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेसिकली, अगर किसी को अपने बारे में जानना हो तो। हाँ, देखिए क्या होता है कि जनवरी के आसपास मैं 5,000 लोगों को एक साथ पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ हर साल। अच्छा, कैसे इस लाइफ को अच्छा बना सकते हैं पुरानी लाइफ से सीख के? तो क्या कभी ऐसा कोई केस आया कि किसी ने अपने पास्ट लाइफ सीक्रेट्स में भगवान राम जी के दर्शन किए हैं? हाँ, किसी ऐसे बंदे ने कुछ ऐसी चीज बताई है कि भारत एक सुपर पावर बन के उभरा है? पाकिस्तान के बारे में तो उनको वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल होगा उनका, ऐसा लोग बताते हैं। सबसे पावरफुल और सबसे एम्बैरेसिंग आपने अपने पास्ट लाइफ में क्या देखा? हर इंसान के अंदर कुछ सवाल होते हैं। हर इंसान अपने आप से सवाल पूछता रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहली मुलाकात में ही मुझे उनसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो गया। कभी कभार हमारे ड्रीम्स में ऐसी जगह आती है जहां हम आज तक गए नहीं। तो क्या हम एक ऐसी जिंदगी में हैं जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती? तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ सीक्रेट्स पे, कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में जो पुल है, वो पास्ट लाइफ सीक्रेट्स का आप कैसे जान सकते हैं। तो इसी क्रम में जो शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है, उनको शायद नाम की पहचान की जरूरत ना हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड में अपना नाम बना चुके हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एनके शर्मा सर का, जो कि ग्लोबल एक्सपर्ट है नेचुरोपैथी में, और साथ में ये फाउंडर एंड चेयरमैन है सबसे बड़े रेकी के फाउंडेशन के। तो इनकी फाउंडेशन का नाम है रेकी हीलिंग फाउंडेशन। तो बिना देर किए आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट तक बने रहना। क्यों? क्योंकि हम सर से ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो शायद आपके मन में हमेशा से रहे हैं। तो इस एपिसोड के बाद और भी अच्छे एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसके पीछे क्या साइंटिफिक अप्रोच है? तो देखिए, मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सल लॉ ही है एक प्रकार का, ठीक है। कि जो भी संसार में चीज़ें पैदा होती है, जो भी चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, तो इनकी पुनरावृत्ति जो है वो ज़रूर होती है। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने भी कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, यानी कि हम फिर दोबारा वापस इस संसार में आते ही हैं। हमारा फिजिकल फॉर्म ज़रूर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी चेतना जो होती है, चाहे वो पेड़ पौधों की चेतना हो, जीव जंतु की हो, मनुष्य की हो, वो दोबारा वापस ज़रूर धरती पर जो है दूसरे स्वरूप में आ जाती है एक प्रकार से। इसलिए आपने देखा होगा कि हज़ारों जो है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके, वो जब फल पैदा करते हैं तो फिर दोबारा बीज गिरते हैं, फिर दोबारा पेड़ पौधे बन जाते हैं, और वो नेचुरल प्रोसेस चलता ही रहता है। उसी तरह ये ह्यूमन बीइंग का भी जो है नवनिर्माण, पुनर्निर्माण जो वर्ड हम जो करते हैं वो सब चलता रहता है। उस एक तो मैं जो एक नेचर का एक नियम हम अनुभव करते हैं, इसको हम सनातन नियम भी बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन फ़र्क ये है कि चूँकि ह्यूमन बीइंग जो है एक इमोशनल बीइंग है, एक मेंटल बीइंग है, क्योंकि वो विचार, भाव, कर्म पैदा करता है। जितना जानवर पैदा नहीं करता उतने कर्म। तो उसके कारण क्या होता है कि उसके संस्कार ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलपमेंट होते हैं। तो उसके कारण फिर उसका जब अगला जन्म होता है तो वो ठीक अपने संस्कारों के अनुरूप, जहाँ उसकी कंपैटिबिलिटी वाइब्रेशन मैच करती है, वो ठीक उस परिवार में या उस वातावरण में जन्म लेना पसंद करता है, आप यूँ समझ लें। हालाँकि ये भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत रैंडम सोल भी जो है आ जाती है, खाली उसके थ्रू पास ऑन होने के लिए धरती पर आई है, और अपना जन्म लेकर बड़ा होकर वो वापस दुनिया से चला जाएगा। कई बार उस परिवार से रिलेशनशिप भी नहीं होते उनके ऐसे, तो उस तरह से भी सोल आती है। तो ये मतलब पास्ट लाइफ का मतलब है कि हमारा कई जन्मों से, हजारों जन्मों से हम लोग आ रहे हैं, और आगे के फ्यूचर में भी ये कहानी चलती ही रहेगी अब तक, तो फिलहाल ऐसा लगता है। तो इसलिए
पूर्व जन्म का ये विज्ञान जो है एक नियम मान के चलता हूँ मैं। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, जैसे जब सोल ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेती है तो वो अपने साथ पुरानी यादें कैसे लेके आती है और वो कहाँ पे स्टोर होती है? देखिए क्या होता है कि एनीथिंग क्रिएटेड इज नेवर गोन वेस्ट, वो कभी नष्ट नहीं होती, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, आप ठीक है। जानते हैं। तो इसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। देखिए अभी मैंने एक थॉट क्रिएट किया, ठीक है ना, तो इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कहते हैं कि हमने एक थॉट क्रिएट किया तो पूरे यूनिवर्स में वो थॉट चला गया, मेरा एक आकाशिक रिकॉर्ड बन गया वो। बिल्कुल। तो जो भी थॉट और इमोशंस, ये दो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं हमारी। ये जब भी हम क्रिएट करते हैं तो यूनिवर्स में उसके रिकॉर्ड होती चली जाती है। ठीक है। अभी मान लीजिए हम आज आप और हम दोनों बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, तो हमारी दोनों की एनर्जी यूनिवर्स में ऑलरेडी चली गई है। अब तक जितना 10 मिनट हमने बात की होगी मान लो, ठीक है। तो 10 मिनट की वहाँ चली गई, यूँ समझ लें। तो ये स्टोर हो गई, क्योंकि अगर मैं आज से 200 साल के बाद जाकर अगर मैं किसी को कहूँ कि मान लो कोई पैदा हो गया और वो कहता है मैं पिछले जन्म में मुकुल था जी, तो मैं कहता हूँ मुकुल ने क्या क्या काम किया जरा अब देखो, तो फिर वो कहेगा जी मैंने शर्मा जी नाम के आदमी के साथ वो कोई एक इंटरव्यू कर रहे हैं जी, मान लो ऐसे। बिल्कुल। तो ही विल बी सीइंग ऑल दोज पिक्चर्स एंड विजन्स जो अब तक धरती पर घट चुकी हैं। इसलिए जब मैं किसी को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ तो कोई भी आदमी एग्जैक्टली उस समय की घटना को बिल्कुल एक फिल्म की तरह देख रहा होता है। अच्छा। हाँ, मतलब कहीं भी, चाहे मैं 1000 साल पीछे चला जाऊं। अभी जैसे मैक्सिमम समझो कि मेरे पास में जो लोग गए हैं वो रामायण काल में भी गए, महाभारत काल में भी गए हैं। तो महाभारत काल में जाकर भी उन्होंने इस तरह से बताया कि जैसे वो वहीं पर ही है और वो सब कुछ आंखों से देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में ऑल द वाइब्रेशंस वहाँ पर सारे आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। और ऊपर तो वैसे टाइमलेस, टाइम स्पेस तो है नहीं, इसलिए वहाँ पे जो है हम 1 सेकंड में किसी भी जगत में टाइम पीरियड में यात्रा कर लेते हैं, यूँ समझ लें। तो इस तरह से, तो इसलिए वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में होते हैं। तो कई लोग जो आकाशिक रिकॉर्ड आजकल करने लगे हैं, तो ये ट्रांस स्टेट में जाकर उस डायमेंशंस में पहुंच जाते हैं और वो उसको स्टडी करके आ जाते हैं। पर जो सही अच्छे रीडर हैं वो, क्योंकि आजकल तो जानते हैं ना ज्योतिष में जैसे गलत लोग भी बहुत है, बिल्कुल। वैसे इस फील्ड में भी गलत लोग भी बहुत होते हैं जो फालतू भी बोल देते हैं। तो इसलिए बहुत सही एक आध्यात्मिक मिजाज का अगर आकाशिक रिकॉर्डर होगा तो वो इस तरह की स्टडी कर सकता है। और मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं उनको, जो आकाशिक रिकॉर्ड करके आप मतलब वो आप बगैर पास्ट लाइफ में गए, वो खुद आपके लिए जाकर वो उस सब को जान करके आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह से। हाँ, तो इसको आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना कहते हैं। तो सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेसिकली, अगर हाँ। किसी को अपने बारे में जानना हो तो। हाँ, देखिए क्या होता है कि आज तक आपने जो भी जीवन जिया उसकी पूरी हिस्ट्री और स्टोरी मौजूद है भाई ब्रह्मांड में। अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है कि किस किस जन्म में कितने कितने जन्म से आप क्या 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 करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो वो आपको सारा पता चल जाता है। ठीक है। अभी जैसे मैं खुद, जैसे मुझे खुद को थोड़ा जब इंटरेस्ट था तो मैं कम से कम 5-7 जन्म पीछे जाकर आया हूँ मैं, अलग अलग जन्मों में। तो मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ, मतलब देख कर के कैसे कैसे जन्म किस किस तरह से मिले मुझे, मतलब इस तरह से। अच्छा। तो वो कहानियाँ जो है वो सब आपको मतलब एक पूरी एक समझो कि आपकी पूरी कहानी आपके पास ही है। यूँ समझ लो कि जैसे आजकल क्लाउड में सब कुछ स्टोर होता है ना, आपका सारा डेटा। तो यूँ समझ लो कि देखिए आज तो क्लाउड और डेटा हम कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हैं आजकल कंप्यूटर में, बिल्कुल। पर एक्चुअल में आपकी भी क्लाउड और डेटा यूनिवर्स में मौजूद है, समझ लें आप। आपने बस जैसे उस फाइल को टटोला, आप सीधा वहाँ पहुँच गए। ठीक है। तो सर एक बात बताइए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ये बताइए कितना टाइम इस चीज में लगता है बेसिकली, अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहे कि मैं पास्ट लाइफ में क्या था, और क्या ये चीज हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए जनरली समझिए एवरेज 1 घंटा लगता है पास्ट लाइफ में जाने में। ठीक है। ठीक है ना, मतलब 15-20 मिनट लगता है हमें उसको डीप रिलैक्सेशन में जाने में, और फिर 20-25-30 मिनट लगते हैं उसको पास्ट और फ्यूचर में जाने में। ठीक ना। तो जो व्यक्ति एक बार जब ऊपर आ गया ना, उसकी मतलब डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जब उसकी चेतना बाहर आ जाती है ना, तो वो सैटेलाइट की तरह हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद टाइम स्पेस तो ऊपर है नहीं। इसलिए अगर मैं कहता हूँ कि
आप 1000 साल पीछे जाओ तो भी इधर ही है, 10,000 साल पीछे जाओ तो भी इधर ही है, 1 लाख साल पीछे जाओ तो इधर ही है, मतलब क्योंकि पर टाइम ट्रैवलिंग वर्ड नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ फ्यूचर में जाओ तो उसका फ्यूचर भी वहाँ पर मैं कहता हूँ 5 साल के बाद जाओ, 10 साल के बाद जाओ, 100 साल के बाद जाओ, 200 साल के बाद जाओ, तो भी उसका फ्यूचर बना हुआ है। ठीक है। ऑलरेडी फ्यूचर उसका डिजाइंड है, ये ध्यान में रखना। वो क्यों डिजाइंड है? क्योंकि इस तरफ उसने जितने जन्म आज तक जिए और एक्शन किए, एक एक ईंट जमा होती चली गई, समझ लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक बनते चले गए। ठीक है। वो बिल्डिंग ब्लॉक जैसे बनते चले गए उसकी एक शेडो बनती चली गई। कितने लोगों से मिला जुला, सोचा, कर्म किया, उन सब का एक इफेक्ट जो है वो बनता चला गया। इसलिए उसका फ्यूचर जो है ऑलरेडी डिजाइंड है, डेवलप्ड है। ठीक है। उसका नाम तक भी, उसका परिवार तक भी बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो अब ये इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि वो अनकॉन्शियसली जी रहा है, तो इसलिए उसका आगे का भविष्य बनेगा ही। लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोग अगर आ जाएं और वो कहते हैं हमें तो आगे का जीवन नहीं बनाना है, तो अब तक जो जीवन जिया वो आकर यहाँ साक्षी भाव से कट कर देते हैं और उसके बाद में नया एक्शन, नए चीजें करना बंद कर देते हैं। तो फिर उनका आगे का जीवन 1 या 2 जन्म लेके या तो आएगा ही नहीं, उसी समय समाप्त हो जाएगा इस जन्म में, या फिर वो अगले जो मोक्ष जिसे प्राप्त करते हैं। यानी कि मोक्ष का मतलब ही यही है कि अब मेरे पास बंधने को कुछ रहा नहीं, बिल्कुल। जन्म लेने का कोई कारण रहा नहीं, क्योंकि उसके लिए संस्कार चाहिए, वो चाहिए। अब उनकी मर्जी से जन्म होगा, वो चाहे तो खुद आ सकते हैं, यूँ समझ लें। ठीक है। तो इस तरह से, तो इसलिए क्या होता है, फ्यूचर भी हमारा डिजाइंड है ऑलरेडी। ठीक है। तो सर एक बात बताओ, जैसे अभी आपने मोक्ष की बात करी और आपने ये चीज देखी भी होगी कि जो भी मोक्ष तक जाते हैं जो इंसान, उनको हम कहते हैं साइकोलॉजी में सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, हाँ जी, कि वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर चुका है, हाँ अब जी, इससे ऊपर कोई नीड नहीं है। हाँ जी। तो आज का जिस तरह से डिस्ट्रैक्शन है, जिस तरह से हम भाग रहे हैं चीजों के पीछे, तो आपको नहीं लगता कि हम उस लेवल तक अटेनमेंट नहीं कर सकते? देखिए, पहली बात तो क्या है कि मोक्ष के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम है। अभी आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जनरली कहा जाता है गंगा नहालो तो मोक्ष मिलेगा, ये कथावाचक कर लो तो मोक्ष मिलेगा, है ना, वो मंदिर चले जाओ तो मोक्ष मिलेगा, ऐसे। तो ये तो मतलब क्या है कि बेसिकली लोग समझते हैं कि मोक्ष कोई जगह का नाम है या कहीं जियोग्राफिकल जगह है, और यानी तो कोई परमात्मा के पास जाके बैठ जाएंगे, मजा आएगा उसके पास जाके, कुछ भी। लेकिन सच्चाई ये है कि मोक्ष का ऐसा मतलब है भी नहीं। बिल्कुल। मोक्ष का मतलब क्या मालूम है? मुक्त हो गए, सब बंधनों से हम कट गए। बिल्कुल। तो एक्चुअल में सच पूछा जाए तो आदमी हर पल मोक्ष के अंदर ही जी रहा है। वो उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है, तो वो मोक्ष को अभी अभी प्राप्त करने को तैयार है। अगर उसकी सिंसियर डिजायर नहीं है तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखिए क्या होता है, मैंने अपने 25 हाथ निकाल कर मैंने अपने सारी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल। आप समझे ना? तो एक संत महात्मा जो होता है, अगर वो जो मतलब इस फील्ड में जा रहा होता है आगे क्षेत्र में, तो वो एक एक हाथ उठा रहा होता है, अपने इंद्रियों का सारा नियंत्रण कर लेता है, अपने अपेक्षाएं हटा देता है, अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है ना, अपनी वासनाओं से मुक्त होने लगता है। तो आज आपने तो अपने अहंकार सजा रखे हैं, आप उससे मुक्त होना चाहते ही नहीं हो, पहली बात तो। बिल्कुल। अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होना चाहते, वासनाओं से मुक्त होना नहीं चाहते, आसक्तियों से मुक्त होना नहीं चाहते, राग द्वेष मोह से आप मुक्त नहीं होना चाहते। तो ये सब आपने बांध के रखे ना, कोई उसने तो आपको बांध के नहीं रखा। बिल्कुल। तो ये क्या आप अभी अभी छोड़ने को तैयार हो क्या? अगर आप किसी को पूछो तो वो कहेगा थोड़ा सा समय दे दो जी मुझे, मतलब यू आर नॉट रियली रेडी। बिल्कुल। समझे ना? लेकिन जो भी आध्यात्मिक आत्मा अगर ऐसा इमीडिएट सब कुछ छोड़ने को तैयार है और अब कुछ बच नहीं गया, मतलब क्योंकि यही तो चीजें विचार पैदा करती है। बिल्कुल। आज विचार जो पैदा होते हैं इनके कारण होते हैं, है ना? तो जब ये भी नहीं बचे, ये रहे नहीं, सारे बंधन टूट गए, समाप्त हो गए, तो अब मेरे पास विचार करने को भी कुछ नहीं बचा ना। तो मैं अब कहाँ चला गया? मैं अब शून्य अवस्था में चला गया, एकदम शून्य, यानी कि नथिंग इज, कुछ भी नहीं है वहां पर। बिल्कुल। तो ये जो अवस्था है जहां जैसे कहते हैं ना परम शांति, जो हम कह सकते हैं, जैसे कोई अगर यूं कहे कि भाई साहब शांति कैसे मिलेगी, तो मैं कहूंगा यार अशांत होना बंद कर देना।
तो मोक्ष प्राप्त करना है तो तू बंधन बांधना बंद कर देना भाई, तो तू मोक्ष में तो है हर पल। तो बिल्कुल मोक्ष पाना नहीं है, मोक्ष के जो बाधक बने हुए जो चीजें हैं ना, उनको उनसे मुक्त होना है बस। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे अभी है ना, मैं एकदम से मेरे माइंड में आया, आपने बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपके जो मन में चल रहा है मैं वो आपको बता सकता हूँ हाँ सारी जी, चीज, हाँ जी, पर वहां पे वो उनसे जो भी कोई सवाल पूछता है वो उनकी डिटेल्ड में चीजें बता देता है। हाँ जी, तो हाँ क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर कोई पावरफुल पीछे कोई चीज है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह से मैनिफेस्टेशन है, या चीजें देख के उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है? जी। नहीं देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए पहली बात तो आपने जैसे बागेश्वर बाबा का आपने अगर उसका चेहरा भी देखा होगा, और एज ए ह्यूमन साइकोलॉजिकल रीडर आप उनका चेहरा देख के समझ सकते हैं कि उनके वो कहीं पर भी फ्रॉड या झूठ या कोई बोलते हैं ना चीटिंग व्यक्ति नहीं लगते। बिल्कुल एक बड़े सिंसियर और भोले व्यक्ति लगते हैं, बोले। है ना। इस तरह की जो व्यक्तित्व होते हैं ना, ये बहुत गहरी उन्होंने साधना की हनुमान जी की, ठीक है। ठीक है ना। देखिए हमारे भारत के अंदर कोई भी सिद्धि जिसको प्राप्त करना कहते हैं, तो सिद्धि का मतलब होता है एक सर्टन पावर को अक्वायर कर लेना। ठीक है। देखिए उनको भी नहीं मालूम कि ये पावर उनको अक्वायर होगा कि नहीं होगा, वो उन्होंने किस पर्पस के लिए साधना की मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब हम कोई भी साधना, यानी कि चाहे वो साउंड एनर्जी हो या कोई मंत्र जाप हो, और तो उससे क्या होता है कि हमारी वाइब्रेटरी लेवल, जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय क्षमता, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं हम उसको, वो हमारी डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो फिर आप अभी जो भी तरंगों में कंपित हो रहे हो ना आप, तो वो आपको विचार कर रहे हो, आपके थॉट चल रहे हैं आपके, समझे ना। तो उस थॉट को, वाइब्रेशन को उनकी बॉडी की संवेदना उसको पकड़ सकती है। बिल्कुल तो ये कोई चमत्कार जैसा शब्द भी नहीं है वास्तव में। चमत्कार तो इसलिए कि उन्होंने उस अतीन्द्रिय क्षमता का इस्तेमाल करना सीख लिया। आप नहीं इतनी मेहनत करते और ना आप सीखना चाहते हो, तो फिर आप नहीं सीखते। तो मतलब ये हमारे कई साधु संत, ऐसे कई हमारे भारत के लोग जो हैं, उन्होंने इस साधना को अक्वायर किया है, अचीव किया है। तो ऐसा कर सकते हैं। और ये संभावना क्यों मालूम है कि आफ्टर ऑल एक आदमी फिजिकल फॉर्म थोड़ी है, बिल्कुल। ही इज एन एनर्जी बीइंग, ही इज वाइब्रेटिंग, उसके थॉट वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी इमोशंस वाइब्रेट कर रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी को जो है, वो भी एक एनर्जी बीइंग है, बागेश्वर बाबा भी, तो वो भी उस वाइब्रेशन को कैच करता है। और जब वो उसके, देखिए हमारी एक सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है, हम जिसके बारे में सोचते हैं ना, तो एक सेकंड में हमारी चेतना उसके साथ कनेक्ट होती है, बिल्कुल समझे ना। फिर उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशंस होती है ना, वो हमें प्राप्त होने लग जाती है। तो मैं इसको हम इंट्यूशनल साइंसेस भी या इनर विजन, अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि मैं सिखाता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे, देखिए जनरली लोग समझते हैं कि ये बहुत मेहनत करके भी प्राप्त करना पड़ता, ऐसा भी नहीं है। अतीन्द्रिय, जैसे पंचेंद्रियों की हमारी बाह्य क्षमता है ना, पंच इंद्रियां, उसी तरह हमारी इनर जो सेंसेस है उसको हम अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं, जिसको पैरासाइकोलॉजिकल पावर्स भी कह सकते हैं। तो मैं जो हमारे यहाँ पे ना, हम एक इंट्यूटिव साइंस सिखाते हैं, डाउजिंग और क्रिस्टल बॉल गेजिंग। उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को जो है ना त्राटक विज्ञान के माध्यम से, त्राटक नाम आपने सुना होगा, जो पतंजलि में ये पतंजलि ने कहा था। तो त्राटक विज्ञान में क्या होता है, जब आप किसी चीज को फोकस करके, जब आप उसके ट्रांस में चले जाते हो कुछ देर के बाद, तो ट्रांस में जाते हैं ना, फिर आप जो इंटेंशन करते हो उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हो। तो हम लोग है ना, यही विद्या लोगों को सिखाते हैं कि किसी भी मतलब त्राटक का अभ्यास करके आप ट्रांस में जाकर आप कोई भी चीज़ की पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट की जानकारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरह से। इवन हम आई टू आई कांटेक्ट करके भी जानने की कोशिश करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए आप जो भी है, तो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपके पीछे, आपके साथ ही है, ठीक है ना। तो जब हम आई टू आई कांटेक्ट करा के, जब हम उसमें 10 मिनट प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसके अंदर भी एक आदमी जो है, जो नया बिल्कुल अभी पहली बार करने जा रहा है, वो भी आपका पास्ट और आपकी इनर पर्सनालिटी, आपका फ्यूचर जो है ना, उसको विजन में आने लग जाएगा। तो मतलब ये कॉमन समझो एक तकनीक है, और वो तकनीक अगर कोई ढंग से अगर सीख ले तो वो उस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, यूँ समझ लें। ठीक है। हाँ। तो सर एक चीज बताओ कि जब हमारा फ्यूचर ऑलरेडी सेट हो चुका है,
तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है, आपका फ्यूचर इसलिए मुकुल जी आपका डेवलप हो चुका है, क्योंकि हज़ारों जन्मों की तो परछाई है, एक तो पहली बात, ठीक ठीक है है। ना? और वो 100% तो एकदम तुरंत नहीं बदल जाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों का बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। वो बदल सकता है लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर हमें चाहिए होती है। मान लीजिए मेरा फ्यूचर बन गया, सपोज़ मैं अगले कई जन्मों में मैं बिज़नेसमैन, मैं एक कई परिवार मेरे साथ जुड़ने वाले मान लो। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं साधु बन जाऊँ। हुँ। मेरे दिमाग में अचानक आ गया और मैंने बड़े विल पावर से कहा, चाहे दुनिया उलट जाए, अब तो मैं सब चीज़ों से मुक्त होकर साधु बन जाऊँगा, जंगल में चला जाऊँगा जी मैं तो। तो आज जैसी मैंने अपने कर्म बंधन मतलब कई तरह के एक्शन और मन विचार सब बंद करने शुरू कर दिया ना, हुँ। तो अब मेरा फ्यूचर जो है शायद या तो एक आधा बनेगा, 1-2 बनेगा और उसके बाद में फिर नहीं बनेगा। क्यों? अब मैंने उसकी प्रोसेस को रोक दिया यहाँ पे, हुँ। साधु बनते ही मैंने, समझे ना? लेकिन अगर कोई आदमी का अगर एक आदमी जाग जाता है ना, तो उसका फ्यूचर उसकी मर्ज़ी वाला बनता है। ठीक है। अभी देखिए अ अभी देखिए आज आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी है ना, वो आपके कल के बीज के परिणाम है, ठीक है ना? जो भी भाव, कर्म, विचार हुए उसके परिणाम है। ठीक है। अब आगे का जीवन आपका कैसे होगा? जब आज जो अभी-अभी आप चुनाव करते हैं, तो उसका परिणाम आएगा, ठीक है? तो अब जनरली लोग हैं ना, वही पुराना अनकॉन्शियस चॉइसेस ही कर रहे होते हैं। हुँ। कॉन्शियस चॉइस नहीं करते। अभी ठीक है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, देखिए। हुँ। मैं एक ज़माने में 25 साल की उम्र तक अनकॉन्शियसली बोलते हैं ना, चटोरा था और खूब गलत खाया-पिया, मतलब ऐसे, तो बीमार पड़ा। तो बीमारी ने मेरे दिमाग को समझिए ट्रांसफ़ॉर्म किया। तो मेरे दिमाग में फिर मैंने हुँ। संकल्प लिया कि यार मैं अब बीमार नहीं पड़ूँगा आज के बाद, बस संकल्प ले लिया मैंने। ठीक है। तो अब देखिए ना, हुँ। अब मेरी कुंडली में तो 25 बीमारियाँ लिखी हुई है 50 साल की उम्र में, जो मेरी कुंडली में है। लेकिन मैं तो 50 साल पहले मैंने जब संकल्प लिया कि मैं बीमार नहीं पड़ूँगा, तो आज दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। बिल्कुल। मैं यूँ कहता हूँ कि एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती, क्योंकि वो मेरी मर्ज़ी की बात है, क्योंकि शरीर कहता है कारण दो जी। हुँ। आपको कोई भी बीमारी चाहिए तो कारण दो जी, हाँ। और मैं देता नहीं। हुँ। इसलिए शरीर कहता है मैं क्यों बीमार करूँ भैया, मैं तो बढ़िया फल की तरह पक के जाऊँगा संसार से। तो मतलब ये चुनाव किसने किया? ये मैंने किया ना। बिल्कुल। एक ज़माना था, मैं एक गरीबी की मानसिकता से मैं जीता रहा। हुँ। मतलब क्या करना, पैसों के पीछे भाग के, पैसा दुःख की जड़ है, जो भी इस प्रकार की भावनाओं से। तो मैंने पैसा नहीं कमाया। फिर एक विचार मेरा मैंने चेंज किया कि नहीं यार, आई मस्ट बिकम रिच। हुँ। देखिए जब आपका विचार बदलते ही आपके एक्शन, भाव और आपकी परिस्थितियाँ बदलने लग जाती है। तो मैंने फिर रिचनेस की जब सोची, तो कितनी रिचनेस, वो भी मेरी मर्ज़ी वाली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे उसके नियम पता चल गए। हुँ। तो जब आदमी ब्रह्मांड के नियम समझ जाता है ना कि ये इस संसार में समृद्धि का सागर है, अब जितना बर्तन का साइज़ लेके जाओगे उतना तुम्हें मिलेगा, पर वो बर्तन का साइज़ तुम डिसाइड करते हो। तो फिर समृद्धि की तरफ गया। ठीक है। एक ज़माना था मैं भी दुखी होता था, तनाव लेता था, चिंता करता था, भयग्रस्त था। हुँ। पर जब नियम समझ में आ गए, तो आज मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? मेरे भीतर की मैंने पेट्रोल की टंकियाँ निकाल दी, इसके कारण बाहर की चिंगारियाँ आकर मेरे घर में आग नहीं लगा सकती। बिल्कुल। तो होता क्या है, अब ये चॉइस मेरी है ना, हुँ। तो अब मेरा फ्यूचर अब वो वाला बनेगा जो मैं आज एक्शन उसका लूँगा या जो सोच रखूँगा, यूँ। तो मतलब ये होता है कि अगर आदमी जाग जाए और सचेत हो जाए, अवेयर हो जाए, तो उसकी मर्ज़ी वाला भविष्य बन सकता है। मतलब कल मैं जो मकान लेता हूँ, उस मकान में कितने फ्लावरिंग करूँ या इंटीरियर करूँ, वो मर्ज़ी आपकी है ना। बिल्कुल। बस जीवन भी ऐसा ही है। ठीक है सर। तो सर अभी आपने ना एक चीज़ करी कि वो हमारे ऊपर रहता है। हुँ। तो सबसे बड़ा सवाल जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुँ। और लॉ ऑफ कर्मा, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन-सा है? ये देखिए, लॉ ऑफ कर्मा का तो मतलब ये है कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, चाहे अच्छे विचार, अच्छे भाव, बुरे भाव, जो भी, तो एग्ज़ैक्टली उसका प्रतिफल बनता चला गया। यानी कि नीम के बीज पड़े तो नीम बनता गया, आम के बीज पड़े तो आम बनता गया। ये उसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है। कि भई आपने वो सब आपने नहीं सोचा था, है ना? घृणा आपने की थी तो खून आपका जला, हुँ। संस्कार आपके बने। अभी आप बैठे-बैठे किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो संस्कार आपके बन रहे हैं, उसके थोड़ी बन रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कि ये आप बैठे-बैठाए कर्मा बाँधते जा रहे हो। हुँ। यूँ समझ लें, है ना? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये है कि आप अगर कोई विश डिज़ायर कामना करते हो,
तो उसके अंदर आप अगर तरंगित होते हो तो ब्रह्मांड में उसी एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन होता है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया सिंस वी आर बीइंग एन एनर्जी बीइंग, हम जिस फ्रीक्वेंसी में कंपित होते हैं और स्ट्रांगली कंपित होते हैं, तो फिर हम ब्रह्मांड में उसी एनर्जी के साथ फिर कनेक्ट होने लगते हैं। यूँ समझ लें, मान लीजिए मुझे कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो अगर मैं उसके बारे में पैशनेट हूँ, देखिए क्या होता है, पैशनेट का मतलब होता है कि मैं रात दिन खाता पीता उठता बैठता सोचता मैं वही हूँ सिर्फ, वो मेरा पागलपन है जिसको दीवानगी भी बोलते हैं, है ना। तो उस तरह की चीज़ें जब मेरी ज़िंदगी में होती है ना, तो मैं 24 घंटे उसमें फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हूँ ना, तो फिर आज नहीं तो कल उससे रिलेटेड मैं देखिए उससे रिलेटेड लोगों से मिलूंगा जुलूंगा, उस तरह के स्टडी करने की कोशिश करूंगा, तो उसके अनुसार मेरे आसपास वो घटनाएं, वो परिस्थितियां, वो संयोग, वो लोग मेरे पास आने लगते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो फिर वो उसी को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यानी कि मैं 4 भागों में ऐसे कह सकता हूं कि पहले तो विजन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ विजन के बारे में बताना चाहता हूं कि हर आदमी जो पैदा होता है ना, वो विजन लेके पैदा नहीं होता, ध्यान रखना। अच्छा। क्योंकि वो पास्ट कर्मा से उसके अंदर वो चीजें कमा के लाया होगा, तो ही तो विजन करेगा ना। बिल्कुल। आज आप कोई भी एक ऑर्डिनरी मजदूर को बोलो कि तू ऐसा सोच, वो बोलेगा नहीं भगवान हमें क्या करना है, हम तो भाई भगवान दाल रोटी देते जी बस। तो वो सोच ही नहीं पाता ना, कितना भी कह दो तो भी नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। तो जैसे बोलते हैं ना, गधा ही है बस, वो गधा का गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बन पाएगा। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो पिछले जन्मों से अभी तक उस तरह की विजन पैदा करने की जमीन लेकर नहीं आया है। और जो लोग आते हैं, आपने देखा होगा घर में 4 भाई होते हैं और एक भाई का विजन कुछ और बहुत अलग तरह का होता है, दूसरे भाई का विजन अलग तरह का होता है। तो ये सब पास्ट कर्मा होते हैं हमारे, जो हमें इस तरह की विजन करने पे मजबूर करते हैं या हमें करवा देते हैं। बिल्कुल। आप समझे ना। अब देखिए मैं देखिए मेरे भी परिवार में ना कभी आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं बना, यूँ समझ ले, आज तक कभी। लेकिन मेरे भी परिवार में कई भाई है मेरे। मैं बचपन से एक बात नोट करता रहा हूँ कि मैं कभी छोटे से खुश हुआ ही नहीं। मतलब मुझे अगर मैं हमेशा बड़ा प्रोग्राम, बड़ा स्टेज, बड़ा इवेंट बोलते ना, वो हमेशा ऐसा क्यों आता रहा, जबकि मेरे भाई में तो नहीं आया भाई, बिल्कुल। ये मेरे में क्यों आया? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले जन्मों से चूंकि मैं हमेशा बड़े लेवल पे रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर आते ही वो विजन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। ठीक है। पहली बात तो ये। फिर विजन के बाद में फिर वो अगर चाहिए करके मान लिया ना, ऐसे ठान लिया ना, तो फिर मैं 24 घंटे उसके बारे में सोचूंगा ना, तो उसके कारण फिर मेरी वो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है। ठीक है। और तो मैं कहता हूँ विजन, पैशन एंड फिर एक्शन। फिर आप एक्शन जब करते हो तो फिर मैनिफेस्टेशन स्वाभाविक है उसका। बिल्कुल। तो कुछ भी, कोई भी चीज जो है ना इस संसार में, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, पर आपके दिमाग में आपका बिलीफ जो है सबकॉन्शियसली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं अगर देखिए कहीं भी आपके अंदर सस्पिशन या डाउट आ गया ना, तो आपने अपने विजन को पंक्चर कर दिया। बिल्कुल। अगर आप ऐसा कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है ना, ये तो वो है, इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऐसा पर जनरली जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो कहते हैं चाला दुनिया उलट जाए, जाऊंगा। अब देखिए ना, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला तेनजिंग एडमंड हिलेरी, उसको लोगों ने समझाया होगा, अरे मत जा ऊपर, इतनी ठंड है, मर जाएगा तू, और तेरी टांगे भी थोड़ी कमजोर है। ऐसे लोग डराते हैं ना, लेकिन वो क्या कहता है, मर जाऊं खप जाऊं भैया, जाके रहूंगा, बस मैंने ठान लिया है जी। तो ये वर्ड क्या है अपने आप में? ये वर्ड इस बात को सूचना देते हैं कि आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग टू अचीव माय गोल। डिटर्मिनेशन। बस। ठीक है। देखिए मैंने ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, चूंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को सिखाता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जानबूझ करके ना कुछ प्रयोग किए जो दुनिया में आज तक किसी ने किए नहीं। ठीक है। रेकी एक ऐसा वर्ड है जो एक एनर्जी हीलिंग का साइंस है ना, ये कोई कॉमन तो है नहीं, पब्लिक की कोई बहुत ज्यादा कोई क्या हॉट केक तो है नहीं जो जल्दी फटाफट देखते ही लोग भाग के आ जाएंगे, है ना। तो मैंने आज से कोई 10 साल पहले, 2016 की बात है, मैंने प्लान किया कि आज तक दुनिया में इतने मतलब रेकी सब दुनिया में सिखा रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि स्टेडियम जैसी जगह पे 5000 लोगों को एक साथ रेकी में ट्रेन किया जा सकता है, और शक्तिपात करना होता है उसमें।
तो मैंने कहा मैं स्टेडियम में सिखाऊंगा रेकी ठीक और है 5,000 लोगों को इकट्ठा करूंगा। ठीक है। आसान तो नहीं था, नहीं। 5,000 लोग कहाँ से आएंगे भाई। कहाँ से? और हमारी हेमा मालिनी जी चीफ गेस्ट थी उस समय, तो हमने वो कर दिखाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्यों? वो मेरी मर्जी है। फिर मैंने प्लान किया कि मैं ऑनलाइन जब आ गया ना कोरोना के बाद, तो मैंने कहा 21,000 लोगों को एक साथ ऑनलाइन में रेकी सिखाऊंगा। ऑनलाइन 21,000 नहीं 49,000 लोग आ गए उस दिन। और तो हालांकि वो तो मैंने तो काम किया 21,000 तक का टारगेट रखकर। तो कई बार होता है कि भाई ज़्यादा भी हो जाता है अपने आप ही और कम भी हो जाता है, मान लो 20,000 ही होता है, ऐसा भी होता है। फिर मैंने प्लान, देखिए दुनिया में आज तक है ना, पूर्व जन्म में कोई भी व्यक्ति एक साथ 5,000 लोगों को लेके नहीं गया। बिल्कुल। मैं हर साल 1 जनवरी के आसपास मैं 5,000 लोगों को एक साथ पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ हर साल। अच्छा। वो क्यों? मेरी मर्जी है ना भाई। तो इतनी बड़ी सोच मैं रखूं कि ना रखूं, कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन दुनिया को कहता हूं, अपने आप से एक क्वेश्चन करो, हु इज होल्डिंग यू? ठीक है। कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम खुद ही तो अपने बाधक हो भाई। बिल्कुल। मैं यूं कहता हूं। सर एक चीज बताओ, जैसा अभी आपने ये बोला कि जो पुरानी लाइफ में आपने कर्म किए होंगे, जो भी मेमोरीज होगी वो इस जन्म में आपके जरूर साथ आएंगे। हाँ जी। किसी ने अपने पुरानी लाइफ में बहुत गलत काम किए हैं और उसका इसमें जन्म हुआ है, तो वो जो पुराने कर्म है वो इस लाइफ को तो अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे वो पुराने कर्म इस लाइफ में काट सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि आपने एक बात नोट की होगी कि संसार में हर चीज का एक ऑपोजिट होता है। अच्छा ठीक है। मतलब मुझे अगर गर्मी ज्यादा लगी तो मैं ठंडी की तरफ भागूंगा। हाँ। ऐसा होता है ना। बिल्कुल। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब पिछले जन्म में जब वो नेगेटिव कर्मा करते हैं ना, अगर उनको ये नहीं मालूम कि वो नेगेटिव कर्मा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन है नेगेटिव कर्म करने की भी। ठीक है। अभी जैसे आप राजा है, अत्याचारी, लोगों को मारे जा रहे हैं, आपको आपके दिमाग में नहीं है कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ। देखिए अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि ऐसा करना अच्छा है, तभी तो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक आदमी अत्याचार करता है और करने के बाद है ना, जैसे जो है फिर बाद में वो पश्चाताप करने लग जाता है, मान लो मारने के बाद उसको लगता है मैं ठीक काम नहीं किया। तो इस जन्म में जब वो पैदा होगा ना, तो आप देखना कि वो दुनिया का कल्याण करने के लिए काम करेगा आते ही। अच्छा। हाँ, वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर वो जो इंटरनल जो भावना थी ना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो उसके अंदर क्या वो आके इस जन्म में आएगा तो अच्छे कर्म करना शुरू करेगा और उसको वही पसंद आएगा काम करना। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो पिछले जन्म से उसने गिल्ट फील करते हुए आया है और उसके अंदर की भावना थी कि भगवान मुझे मौका दे अगला जन्म तो मैं लोगों की सेवा करना पसंद करूंगा। मान लो वो मरते दम तक उसके दिमाग में रहा वो भाव, तो फिर वो जैसा जन्म लेगा। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि आप अगर आप नेगेटिव व्यक्ति बनकर अत्याचार कर रहे होते हो तो आपको इस जन्म में आपके आसपास जितने भी लोग आएंगे आपके सराउंडिंग में, वो आपको उसी तरह का दुख देंगे जैसे आपने उनको दुख दिया था ना, तो वही दुख का लेसन आपको भी मिलेगा। ठीक, समझे ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कई लड़के होते हैं कि जब माँ बाप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं। मान लो वो उन्होंने सोचा हम क्या करें जी, छोड़ो, हमारे पास टाइम नहीं है कुछ भी। तो माँ बाप के अंदर है ना एक जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है कि जिससे वो जब जन्म लेते हैं ना वापस दोबारा, तो वो माँ बाप उसके घर में एक पोलियो का बच्चा बन के आ जाएंगे या उसके घर में एक बीमार ऐसा बन के आएंगे कि जिससे उनका बेटा जो होगा वो इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, जिसकी वो सेवा करते ही रहेगा बार बार। तो मतलब देखिए पहली बात तो क्या मालूम है, हर आदमी को ये समझना चाहिए कि इस यूनिवर्स में ना कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई ऊपर बैठ के डिसीजन नहीं ले रहा है। एवरीथिंग, हर चीज कंप्यूटराइज वे में चल रही है। ठीक है ना। तो पर हाँ, जो सबसे खतरनाक जो काम करती है ना वो चीज है हाय। हाय का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी आत्मा को बहुत गहराई से तकलीफ पहुंचाई है, वो उसका श्राप या उसकी बद्दुआ या उसकी हाय वो आपके जीवन को पूरे कई जन्मों तक बर्बाद कर सकती है। ऐसा मैंने देखा है। अच्छा। अभी देखिए मैंने अभी एक महिला जिसका हस्बैंड जो है ना बार बार मतलब इस जन्म में उसको छोड़ के चला गया, तो उसको ये जानना था कि उसका हस्बैंड छोड़ के भाग क्यों गया। तो पिछले जन्म में लेके गया तो पता चला फ्रांस में थी, वहां भी उसका हस्बैंड छोड़ के भाग गया 4 बच्चे पैदा करके।
तो उसको लगा कि हर जन्म में उसका हस्बैंड छोड़ के भाग रहा है, वो मैरिड लाइफ जी नहीं पा रही है। तो मैंने कहा कि भाई एग्जैक्ट रूट कॉज पे जा। तो वो 500 550 साल के करीब जो है वो राजस्थान के किसी एरिया में गांव में गई और वहां पर वो जमींदार के रूप में थी वो महिला। अब तो बैंक की मैनेजर है, पर उस समय वो जमींदार के रूप में आदमी थी। तो उसका एक नौकर था, उसकी शादी हुई थी उसी दिन और किसी कारण से झगड़ा हो गया नौकर के साथ। तो उसने उनको मार दिया, हत्या कर दी, उसकी मर्डर कर दिया। तो गुस्से में आकर तो उसकी जो पत्नी नवी नवेली जो बनी थी, तो उस समय राजस्थान में प्रथा क्या थी कि शादी हो भी गई और अब वो दुल्हन क्या जीवन उसका नर्क हो जाएगा। तो वो सती प्रथा की तरह सती हो जाती थी। तो उसने क्या किया, उसकी चिता पर बैठकर उसने बद्दुआ दी कि जिस तरह तूने मेरे मतलब वैवाहिक जीवन को नष्ट किया है, तू भी किसी जन्म में तेरे वैवाहिक जीवन को तू भोग नहीं पाएगा। ऐसे तो ये जो दिल से निकली जो आह और बद्दुआ और श्राप जो होती है ना, इसका असर बहुत सालों सालों तक चलता रहता है। तो मैंने उस आत्मा को उसके उस सती वाली आत्मा के साथ, मतलब देखिए दुनिया में जितनी भी करोड़ों करोड़ों अरबों जो भी सोल मर चुकी है ना, उनकी चेतना का स्तर पूरे यूनिवर्स में रहता है। ठीक है। तो हमने उस सोल को आह्वान किया और आह्वान करके उसके साथ माफी मंगवाई और जब वो मुस्कुरा देती है और हाथ यूं कर देती है तो हम समझ जाते हैं कि उसने माफ किया। तो सोल से माफी मंगवाई, उसके बाद जब वापस आई, फिर मैं 100 साल के बाद जब आगे जन्म में लेके गया तो मैंने देखा कि 45 साल तक उसके हस्बैंड वाइफ का जो है रिलेशनशिप चलता रहा है ऐसे। तो इसका मतलब है कि अब अगले जन्म में वो कट गया, मतलब वो कर्म बंधन कट गया। ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजें जो है मैंने देखी। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास एक जो पूर्व जन्म में गया, उसने किसी लड़की को जो है ना उसने धोखा दे दिया। तो वो उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने उसकी जो है ऐसे गोली मारकर हत्या कर दी उसकी आदमी की जो है। ठीक है। तो इस जन्म में जो है वो जो आदमी है उसको औरत के रूप में आया बन के, और उसके 2-3 शादियां कर करके भी उसको उससे वो प्यार नहीं मिला उसको। ऐसे ही हालत उसको भोगनी पड़ी। वो जानना उसको यही था कि मेरा जीवन इतना क्यों प्रॉब्लम में है भाई, ये कोई भी टिकता नहीं, मेरी कोई औरत मेरे साथ टिकती क्यों नहीं करके जैसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जीवन में जो घट रहा था वो घटा नहीं रहा होता है भाई। बिल्कुल। तुम उसी चीज को तो आकर्षित करोगे जिसके तुम चुंबक हो। तो मैं कहता हूं कि यू आर द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। तो सर आपने आज तक है ना इतने सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, तो आज तक की आपकी लाइफ में सबसे यूनिक एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? एक्चुअल में देखा जाए तो मैं किसी को भी यूनिक तो कह नहीं सकता, इसका कारण बता रहा हूँ। थोड़ा सा यूनिक मैं किस सेंस में कहूँगा, क्योंकि जनरली लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उनके पास्ट होते हैं, फिर उनका फ्यूचर होता है। तो ये तो कॉमन है, मतलब जो मैं देखता हूँ। मेन चीज जो है ना, मैंने क्या अनुभव की जो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक थी, कि जब मैं 100 साल के बाद लेके गया किसी को, तो 2 एक्सपीरियंस मुझे बहुत चौंकाने वाले थे। पहला तो एक्सपीरियंस ये था, एक क्या नाम है, अटलांटा में किसी को लेके गया था मैं। तो वहां पर उसने बताया कि वो 100 किलोमीटर के आसपास कहीं अंतरिक्ष में है, एक कॉलोनी बनी हुई है वहां पर, और वो वहां पर जो है वो रह रहे हैं, और करीब 5000 के करीब वहाँ घर है, और वहाँ पे साइंटिस्ट के रूप में सब लोग रिसर्च और काम कर रहे हैं। मैंने कहा कितने किलोमीटर? बोले कि 100 किलोमीटर के ऊपर आसपास होगा, ऐसा कुछ बताया। तो मैं बोला अरे बाप रे, मतलब स्पेस में लोग चले जाएंगे। तो एक तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि भाई मतलब उस समय इस तरह की मतलब स्थितियां 100 साल के बाद घट सकती है। फिर दूसरा, अभी रिसेंटली महीना भर पहले जब मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहां पर एक महिला मेरे पास में आई। तो उसने वो बाई चांस जो है ऐसे ही मैंने पूछ लिया उसको भी कि क्या स्पेस में लोग 100 साल के बाद कुछ जा रहे हैं क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले मंगल ग्रह पे जो है लोगों ने जाकर बस्ती बसानी शुरू कर दी है। तो मैंने कहा कितने लोग चले गए? बोले 300 के करीब तो परिवार आगे पहुंच गए बोले वहां पे। तो मैंने कहा कर क्या रहे हैं, कैसे मकान कैसे हैं? तो बोले ऐसे कुछ लकड़ी के टाइप के वुडन के बने हुए हैं, और वहाँ पे लोग वहीं की एनर्जी से उन्होंने वो क्या ना ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, और मतलब ऐसी सब बातें बताई। तो मैं हैरान हो गया कि आने वाला जो युग है वो किस तरह का होने वाला है। और खास करके मैं जो आश्चर्यचकित होता हूँ वो इसी बात को कि 100 साल के बाद में कंप्यूटर भी नहीं रहेंगे,
वो भी हमारे ऐसे थॉट से चल पड़ेंगे, हमारे आवाज़ से, हमारे थॉट से वो सब चलने लग जाएँगे इस तरह से। तो मतलब ये बस यही एक आश्चर्य था। बाकी देखो मैं तो चूँकि जानता हूँ ना, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता। अभी जैसे कई लोग कृष्ण को प्रॉपर देख के आए, महाभारत को पूरी तरह अर्जुन के साथ वार्तालाप करते हुए देख के आए। उनके महल में जहाँ भीष्म पितामह ने, दुर्योधन सब रहते, वहाँ सब पूरा देख के आए। कोई कुंती के रूप में थी, कोई अर्जुन के रूप में मिला, कोई कर्ण के रूप में मिला मुझे। तो इन सब ने जो देखा, तो ये तो मुझे पता था कि मैं तो किसी भी टाइम पीरियड में जा सकता हूँ। डायनासोर के टाइम पीरियड में चला गया तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमारी चेतना तो ब्रह्मांड में 1 सेकंड में कहीं भी जंप कर सकती है। तो इसीलिए वो कोई आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर आपको आश्चर्य नहीं होता, यूँ समझ लें। तो इसलिए मैं किसी चीज़ को यूनिक कभी देखा नहीं मैंने। एवरी केस इज़ अपना, हर आदमी की अपनी-अपनी कहानियाँ हैं, अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, यूँ समझ लें। बिल्कुल। तो सर, मेरा जो अंदर से सवाल है वो सिर्फ एक है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनता देखा, हुँ। तो क्या कभी ऐसा कोई केस आया कि किसी ने अपने पास्ट लाइफ सीक्रेट्स में भगवान राम जी के दर्शन किए हों? हाँ, हाँ, बिल्कुल किए हैं। देखिए मेरे पास है ना एक महिला आई, उसको मैंने पूछा तुम्हें क्यों जाना है पास में? तो बोले कुछ नहीं जी, उड़ीसा से थी बेचारी, ठीक है। बड़ी भोली-भाली सी थी। बोले कुछ नहीं जी, बस भगवान राम का मुझे दर्शन करवा दो बस, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं उसको पास में लेके गया और सीधा रामायण काल में लेके गया। ठीक है। तो वो वनवास में गई, जब रामायण जी वनवास में थे, फिर मैंने उनका हाइट, उनका कलर, उनका सीता जी का कैसा स्टाइल है, जो भी सब पूछा। और फिर मैंने उसको पूछा कि वो किस रूप में है वहाँ पर? तो बोले कि मैं छोटी बंदरिया के रूप में हूँ और उनके आस-पास ही रहती हूँ। ठीक है। तो वो बंदरिया के रूप में उस ज़माने में थी। और बाकी फिर मैंने ऐसे मैंने पूछा, मतलब कि ये क्या वास्तव में हनुमान जी जैसा और वो बाली ने सुग्रीव जैसे क्या कोई वास्तव में बंदर जैसे लोग थे क्या? बोले नहीं, थोड़े मतलब थोड़े हट्टे-कट्टे, थोड़े से बड़े स्टाउट और अच्छी हाइट वाले लोग थे बोले। तो एज़ सच कोई बंदर करके थे करके ऐसा नहीं है। वो तो शायद उनके बारे में, अब देखिए समय के साथ-साथ बहुत सारे बदलाव भी आ सकते हैं, पर उसने बताया कि हाँ, इस तरह के लोग थे, मतलब ऐसे। तो फिर ये सब चीज़ें जो है जिन लोगों को शौक था, मैं उनको लेके गया और वो उन लोगों ने देख लिया। और लोग जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर किसी को इसी प्रकार का रिसर्च और इंटरेस्ट हो ना, तो वो पूरी तरह इसको एक बार में ही सब कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि घंटे भर से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। तो पर अगर कोई ऐसा जाना चाहे तो उसको आराम से 1, 2, 4, 5 दिन, 8 दिन, बोलते हैं ना, अलग-अलग एरिया में जाकर उसकी पूरी स्टोरी, हकीकत क्या थी, रियलिटी क्या थी, और रामायण जो लिख दी गई है उसकी हकीकत क्या थी, अच्छा। इन दोनों का मेल किया जा सकता है। ये हाँ। सर, मेरा पर्सनल सवाल है अब आपसे एक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आपने कुछ ऐसा देखा है? हाँ जी, हाँ। देखिए जनरली मैं पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर ज़्यादा मैं कभी काम करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो लोगों को जगाने का शौक है। लेकिन ऐसे ही मैं ना कैजुअली कभी-कभार पूछ लेता हूँ मैं। तो मैं जनरली जब मैं लोगों को ग्रुप पास लाइव सेशन करता हूँ और पर्सनल भी करता हूँ ना, तो मैं उनको 2030 में जब उनका भविष्य दिखा रहा होता हूँ, तो उस समय मैं उनको पूछता हूँ कि देखो कि उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन बन गया है। तो 2 नाम जो है लोग बहुत क्लियरली बताते हैं कि योगी और मोदी। अच्छा। अब मोदी जी जो है, वो मोदी जी को एक अच्छे पद के रूप में देखते हैं और योगी को बहुत प्रोमिनेंटली देख रहे हैं वो लोग। अच्छा। तो वो बताते हैं कि योगी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसका शासनकाल कई साल तक चलेगा। ये भी मैंने पूछा उनसे, कई साल तक चलेगा। तो ये एक तो ये बहुत बार-बार लोगों ने बताया है, और साथ-साथ में मोदी जी को भी पता नहीं किस पोस्ट पे रहेंगे, क्या रहेंगे, पर उनकी भी शक्ल लोगों को दिखाई देती है, अच्छा। क्योंकि मोदी जी भी है उस समय, मतलब किसी पद पे या किसी पोस्ट पे हैं, इस तरह से। तो ये कॉमन जो है, मैं तो पास्ट लाइफ में अनुभव करता हूँ। अच्छा। हाँ, और जैसे आएँगे, पक्की बात है वो तो। ठीक है। तो सर एक हालाँकि मैं भविष्यवाणी कभी करता नहीं, पर ये खाली जानकारी के लिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में देखता हूँ। देखिए, जब मोदी जी नहीं आए थे ना 2014 में, उस समय मोदी जी का नाम उतना तो था नहीं, बिल्कुल। लेकिन 2014 में, 2012 में मैंने जब पास लाइव करवाई,
तो 2 साल पहले मैंने लोगों से पूछ लिया था कि आने वाले समय में हमारा जो इलेक्शन होगा उसमें प्रधानमंत्री कौन होगा। तो हमारे करीब-करीब 500 लोगों ने मुझे बताया था कि उस समय मोदी जी आने वाले हैं करके। अच्छा। तो वो मैंने वीडियो मेरा डाला है मैंने यूट्यूब के ऊपर मेरा भी, कि मैंने 2012 में बता दिया था ऐसे। हालाँकि ये सब भविष्यवाणी मैं करता नहीं, लेकिन ऐसे ही कभी-कभार जब मुझे पता चलता है तो मैंने कहा चलो इसका मतलब है कि फ्यूचर में हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी के रूप में निकला। बस वो जानकारी के लिए करता हूँ बस। ठीक है। तो सर एक चीज़ बताओ कि जैसे हम अपने भारत का जब भविष्य देखते हैं तो हमारे जो नेबर्स हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हाँ जी, हाँ। चाहे हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। तो आपको क्या लगता है किसी ऐसे बंदे ने कुछ ऐसी चीज़ बताई है कि भारत एक सुपर पावर बन के उभरा है? देखिए, मैं अब तक जितने भी लोगों को भारत के बारे में पूछा है ना, भारत वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 रैंक पे आने लग जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। अच्छा। और मतलब चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली भी, मतलब बहुत कुछ भारत में चेंज आने वाला है। भारत की ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है वास्तव में। और जब मैं दूसरी कंट्री के बारे में पूछता हूँ, जैसे देखिए पाकिस्तान के बारे में तो उनको वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा उनका, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक है। अमेरिका में भी एक डाउनफॉल आएगा ज़बरदस्त बोले, यूरोप में भी डाउनफॉल आएगा ऐसा बताते हैं। और बाद में फिर वो वापस अमेरिका फिर दोबारा रिकूप करके ग्रो करेगा दोबारा यूँ। तो मतलब ये कहीं न कहीं जो है ना, लेकिन भारत जो है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल देश है, यूँ समझ लें आप। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी ग्रोथ बता रहे हैं ना लोग, वो भारत की है वास्तव में। इसलिए बहुत हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो सर इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सबसे पावरफुल और सबसे एम्बैरेसिंग आपने अपने पास्ट लाइफ में क्या देखा? देखिए मेरे पास लाइफ में ऐसा कोई कर्म जो था, अब एम्बैरेसिंग का मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि हम जो चीज़ सप्रेस करते हैं ना अपनी लाइफ में, जैसे फूड, सेक्स, मनी, बिल्कुल। वो हमारे भीतर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस जो कहते हैं। तो मेरे लाइफ में कम से जो इतने डिटेल में तो दूसरों को तो मैंने कभी पूछा नहीं, पर कम से कम मैंने तो मेरा तो ज़रूर देखा कि मैं जब पिछले जन्म में एक बाबा था, आश्रम था मेरा, तो मैं लोगों को बताने के लिए उपवास करता था, बोलते हैं ना एक इमेज क्रिएट करने के लिए, लेकिन अंदर से खाने की वो एक प्रबल इच्छा होती थी, पर मैं दबा जाता था उसको। ठीक है। ज़बरदस्ती विल पावर से रोकता था अपने आप को। सेक्स की प्रवृत्ति थी तो उसको रोकता था, और धन की प्रवृत्ति, धन की आशा थी तो क्योंकि आश्रम चलाना होता था तो उसकी एक लैकिंग फ़ील करता था। तो ये सब चीज़ें है ना, जैसे बोलता है ना, जब हम आध्यात्मिक बन जाते हैं ना तो फिर हम आडंबरी भी थोड़े हो जाते हैं, नाटकीय भी हो जाते हैं थोड़े से, बिल्कुल। समझे ना? तो उसके कारण क्या था कि वो देखिए वो उसका असर मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ा कि मैं पैदा होते ही जब मैं बहुत चटोरा था ना, तो मैं खुद हैरान था, मैं इतना खाने के पीछे दीवाना हूँ क्यों? ऐसे बोलता है ना, सेक्स के पीछे पागलपन क्यों है मेरा? धन के पीछे पागलपन क्यों है मेरा? ऐसे बोलते ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब मेरे पिछले जन्मों से जो भी देखिए जिस चीज़ की मैं लैकिंग फ़ील करूँगा ना, वो इस जन्म में पूरी करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होता है, बस ये सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि आप अपने कोई भी चीज़ को दबाओ मत, आप उसको इमोशन को या कोई चीज़ को उसको मतलब उसको निपटारा कर लो, नहीं तो फिर वो अगले जन्म में दुःख देगा आपको। देखिए आज मैं इन लोगों को मैं देखिए सामाजिक दृष्टि से ये सब लोग गलत है, जो सेक्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, धन के पीछे ज़्यादा भागते हैं, नाम के पीछे ज़्यादा भागते हैं, है ना? खाने के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो हमें ऐसा लगता है यार ये क्या पागल लोग हैं, ऐसा हम सोचते हैं। पर सच्चाई ये है कि उनको खुद को नहीं मालूम व्हाई दे आर लाइक दैट। बिल्कुल। वो उनके पिछले जन्मों का जो लैकिंग फीलिंग रही है ना, नाम की, धन की, सेक्स की, आज उसके कारण उसके पीछे भाग रहे हैं। अब वो पूर्ति कर लेगा एक ज़माने में, किसी समय में, तो शायद उससे मुक्त हो जाने लगेगा। तो मतलब क्या होता है, तो अल्टीमेटली मैंने एक ही चीज़ सीखी है, इस संसार में ना कांटा गलत है, ना गुलाब गलत है भैया, फूल गलत है। सब अपनी-अपनी जगह पे नियम से है। ठीक है सर। तो सर ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को या इस देश के यूथ को कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो दोस्तों, मैं इस क्षेत्र में आया था कि अल्टीमेटली हम कौन हैं और हम क्यों इस संसार में आते हैं। तो मैं एक चीज़ जो जान पाया अब तक वो ये कि हम सुपर ह्यूमन पावर से, हमारे अंदर इतनी आंतरिक क्षमता है
कि हम जो चाहे संसार में इन क्षमताओं का, शक्तियों का उपयोग करके हम जो चाहे इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते वो आपकी अपनी कमज़ोर मानसिकता है, मैं ऐसा देखा है मैंने। तो मैंने अब तक ये पहचाना है कि व्हाटएवर आई वांट टू डू आई कैन डू, क्योंकि वो मेरा बिलीफ होना चाहिए। तो आपको समझना ये है कि इस धरती को, इस अपने जीवन को आप जिस स्तर तक लेके जाना चाहते हैं, आप लेके जा सकते हैं। और पर इन क्षमताओं को पहचान के उपयोग करना होगा। आपको परम स्वास्थ्य चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बीमार नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हें समृद्ध होना है तो समृद्धि तुम्हारा हक है और तुम्हें उसको अचीव करना ही चाहिए, जो मैंने भी करने की कोशिश की है। और तीसरा, जो भी दुनिया में आया है उसको जाग कर जीना चाहिए और परम आनंद में जीना चाहिए। बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में मत रहो, वरना जीवन भर दुखी रहोगे। तो दोस्तों बस बहुत लंबी चौड़ी बातें कहने के लिए तो थैंक यू फिलहाल सो इतना ही मच सर काफ़ी है। फॉर द टाइम। तो दोस्तों सिर्फ एक बात याद रखिए, आप यहाँ पे कुछ समझने, कुछ सोचने और कुछ पूरा करने आए हैं। तो अपने कर्म सही रखिए और आगे बढ़ते रहिए और कभी किसी का दिल ना दुखाए। जैसा कि सर ने बोला कि सबकी हाय लगती है, बस अपना कर्म साफ रखिए। और अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि जब हम कभी सेकंड पार्ट करें सर से तो वो चीजें हम सर से पूछ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।